हेलो दोस्त, मैं चंदन राज अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन राज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो हिंदी का 5वां चैप्टर है, जो गौधखंड का है, ठीक, जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, या ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, या ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो मैं आपको बता दूं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी भारत से। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतमा, क्या क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, या ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1022 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। तो मैं आपको बता दूं कि बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। कब का है? 1020 ईस्वी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी, ऑप्शन बी 6ठी सदी, या ऑप्शन सी 9वीं सदी, या ऑप्शन डी 4थी सदी। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए मराठी भाषा में, या ऑप्शन बी पंजाबी भाषा में, या ऑप्शन सी बांग्ला भाषा में, या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। मैं आपको बता दूं कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्कूल की पढ़ाई मराठी भाषा में की। किस भाषा में की? मराठी भाषा में की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जौनपुर में, या ऑप्शन सी वर्धा में, या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। मैं आपको बता दूं कि मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई जो की थी वो कहाँ? वर्धा में की थी। कहाँ पर की थी? वर्धा में की थी। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारा क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, या ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि, या ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, या ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। मैं आपको बता दूं कि जो नेपाली भाषा है वो किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में। इसलिए हमारा क्या ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1937 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। मैं आपको बता दूं कि गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी। हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का, ठीक, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? भाई गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, या ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं कि गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ठीक, ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी अक्षर कथा, या ऑप्शन सी
प्राचीन भारत का इतिहास, या ऑप्शन डी पूरा लिपि शास्त्र। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो दी है पुरानी लिपियों का विस्तृत, वो किसमें दी? अक्षर कथा में दी है। किसमें दी है? अक्षर कथा में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी, क्या क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? अब गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, या ऑप्शन बी कुसुमपुर, या ऑप्शन सी बिलासपुर, या ऑप्शन डी देवनगर। तो मैं आपको बता दूं कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? देवनगर। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। क्वेश्चन को फिर से पढ़, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। तो ऑप्शन है पुत्री, या बहन, या भगनी, या बहू। मैं आपको बता दूं कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हैं कि वीर केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, या ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि, या ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो मैं आपको बता दूं कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य जो लिखा गया था, किस नागरी लिपि में लिखा गया था? किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? ठीक, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन बी राजकूट के राजाओं का, या ऑप्शन बी चोल राजाओं का। मैं आपको बता दूं कि पहले पहल जो राजाओं के लेखों को नंदी नागरी नाम दिया गया था, वो कौन थे? विजयनगर के राजाओं के नाम दिया गया था। क्या के? विजयनगर के राजाओं के नाम पर नंदी नागरी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, या ऑप्शन डी भ्रवाट शैली, या ऑप्शन डी नागर शैली। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन ए 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 2 दशक पहले, या ऑप्शन डी 20वीं सदी में, या ऑप्शन डी 11वीं सदी में। तो मैं आपको बता दूं कि देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने? तो ये थे 2 सदी पहले। कब बने थे? 2 सदी पहले बने थे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, या ऑप्शन सी 10वीं 11वीं सदी में, या ऑप्शन डी कभी नहीं। मैं आपको बता दूं कि नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि बनी? तो थी 8वीं से 11वीं सदी में। क्या बन गई? सर्वदेशिक लिपि बन गई। इसलिए मेरा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी कोंकणी, या ऑप्शन बी ब्राह्मी, या ऑप्शन डी सिद्धम। तो मैं आपको बता दूं कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर
कितने निबंध लिखे हैं। ठीक, ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, या ऑप्शन सी 3500 से अधिक, या ऑप्शन डी 4500 से अधिक। मैं आपको बता दें कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कम से कम 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, या ऑप्शन सी महादेवी शर्मा, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। मैं आपको बता दूं कि भारतीय लिपि की कहानी का प्रसिद्ध जो है वो किनसे है? गुणाकर मूल्य से है। किनसे है? गुणाकर मूल्य से। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन है क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक कब आरंभ हुए, यानी कि उनका काल कौन है जब आरंभ हुए? ऑप्शन ए 12वीं सदी से, या ऑप्शन बी 13वीं सदी से, या ऑप्शन सी 14वीं सदी से, ऑप्शन डी 15वीं सदी से। तो मैं को बता दूं कि इस्लामी शासक का आरंभ 12वीं सदी से हुआ। कब से हुआ? 12वीं सदी से। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन है हमारा कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1995 ईस्वी, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी, या ऑप्शन सी 2005 ईस्वी, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी। मैं आपको बता दूं कि गुणाकर मूल्य का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब एकदम किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित करवाए थे? ठीक, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द अंकित करवाए थे? ठीक, ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी हरिहर ने, या ऑप्शन सी अकबर ने, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मैं आपको बता दूं कि जो शासक थे जो राम सीता की आकृति सिक्कों पर बनवाए थे और भी नागरी लिपि में उनका नाम भी लिखवाए थे, वो थे कौन? अकबर थे। कौन थे? अकबर। कौन थे भाई? अकबर। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी कि नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार, यानी कि इनका लेखक कौन है, यानी रचना किसने किया है। ठीक, निबंध का है। ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, या ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। तो मैं आपको बता दूं कि नागरी लिपि शीर्षक के निबंध जो निबंधकार है वो कौन है? गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन है क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, या ऑप्शन सी अक्षर कथा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है वो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी नंदी नागरी, ऑप्शन सी देवनागरी, या ऑप्शन डी मराठी लिपि। मैं आपको बता दूं कि जो मराठी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टकसाल का संबंध है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? टकसाल का संबंध है। अब टकसाल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, या ऑप्शन सी अभिलिपियों से, या ऑप्शन डी अनाज के ढेरों से। मैं आपको बता दूं कि जो टकसाल का संबंध है वो किससे है? सिक्कों से है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला
श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, या ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी सिख धर्म से, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। मैं आपको बता दूं कि श्रवण बेलगोला का जो स्थान है, स्थान का संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से संबंध है। ठीक, बट इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है? क्या सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी सिद्ध योगी, या ऑप्शन बी साधु, या एक प्रकार की लिपि। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धम जो है एक प्रकार की क्या है? लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मथुरा, या ऑप्शन डी उज्जैन। मैं आपको बता दूं कि जिसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है वो कौन सा है? काशी है। क्या है? काशी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए श्रहपाद, ऑप्शन बी तुलसी, या ऑप्शन सी वाल्मीकि, या ऑप्शन डी निराला। मैं आपको बता दूं कि हिंदी के जो आदि कवि है वो क्या है? श्रहपाद है। कौन है? श्रहपाद है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था? क्या क्वेश्चन है? अमोघ वर्ष कौन था? भाई यहाँ पर अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन ए एक विद्वान, या ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी एक कवि, या ऑप्शन डी राजवैद्य। तो मैं आपको बता दूं कि जो अमोघ वर्ष था वो प्रख्यात क्या था? राजकूट राजा था। राष्ट्रकूट क्या था? राजा था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, या ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन डी हिंदी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में? तो किसमें? संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा एक शहर है। अभी कहाँ है बेतमा? कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर के पास, या ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, या ऑप्शन ए सी पुणे के पास, या ऑप्शन डी पटना के पास। तो मैं आपको बता दूं जो बेतमा है वो कहाँ पर है? इंदौर के पास है। कहाँ पर है? इंदौर के पास। इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ठीक, ताम्रपत्र। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए महेंद्रपाल, ऑप्शन बी राजा बरगुन, या ऑप्शन सी राजा भोज, या ऑप्शन डी श्रीगंग राजा। तो मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत से पांड्य प्रदेश का जो पलियम ताम्रपत्र मिले हैं वो कौन है? राजा बरगुन। कौन है? राजा बरगुन। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, इसलिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना राय दीजिएगा कमेंट में। ठीक, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, थैंक्स।